बच्चों, सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम्स में कभी कभी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि फुल फुल बॉडी है, उसमें से कुछ पोर्शन आपने रिमूव कर दिया, कैविटी बना दी, तो उसके बाद रिमेनिंग जो बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। इसको ऐसे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मली जो मेथड हम लोगों ने बताया है, बट थोड़ा इजीली करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको निगेटिव मास कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसको यूज करके वो जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो ये निगेटिव मास मेथड है क्या, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है कि जैसे सेंटर ऑफ मास में हमने बताया कि सपोज कीजिए ये कोई रैंडम बॉडी है, ओके, एंड इस पूरी बॉडी का मास सपोज कीजिए m है, फुल बॉडी का मास m है, एंड फुल बॉडी का जो मास m है, जब फुल बॉडी का मास m है तो इसका हम जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लें तो उसको सपोज कीजिए हम लिखें r से, r कैपिटल M पोजीशन वेक्टर हो गया। मीन्स इसका पोजीशन, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं सपोज कीजिए यहाँ पे, तो ये r m है सेंटर ऑफ मास फुल बॉडी का। उसके बाद क्या किया आपने, हम इसमें से कोई एक कैविटी यहाँ पे निकाली, उतना पोर्शन काट के बाहर कर दिया। अब केवल अगर कैविटी की बात करें, सपोज कीजिए कैविटी का मास हम बोले, इसका मास हम बोले स्मॉल m है, ओके, एंड इस कैविटी का, जब वो कैविटी हमने निकाली हुई थी केवल इतने पोर्शन का, केवल इतने पोर्शन का कोई सेंटर ऑफ मास होगा। केवल अगर इतने पोर्शन, यहाँ तुमने फुल बॉडी का सेंटर मास बात की थी, अब इस पोर्शन का भी कुछ सेंटर ऑफ मास होगा, इस पोर्शन का भी कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका अगर हम पोजीशन वेक्टर बोले कि इसका पोजीशन वेक्टर इस बॉडी का, इसका पोजीशन वेक्टर कुछ होगा, सपोज कीजिए r स्मॉल m। ये तो फुल बॉडी का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, ये क्यों इतने पार्ट का पोजीशन वेक्टर है। अब इशू ये है कि जब ये पार्ट इतना काट के अलग कर दिया गया तो जो रिमेनिंग पार्ट हुआ उसका भी कोई पोजीशन वेक्टर रहेगा, सेंटर ऑफ मास, कुछ नया सेंटर ऑफ मास बनेगा। तो न्यू सेंटर ऑफ मास सपोज कीजिए हम कहें कि सपोज कीजिए यहाँ पे कहीं आ गया, ये न्यू सेंटर ऑफ मास है, एंड इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये हम r से डिनोट करें। तो अब अगर हम दो पार्ट इसमें देखें, जैसे जब हम कैलकुलेट करते थे कि एक बॉडी तो ये है, इतना माइनस करके कैविटी को हटा दें, जो रिमेनिंग बॉडी है एक बॉडी वो है, और एक बॉडी है कैविटी वाली बॉडी है। अगर दो बॉडी का हम बात करें तो इनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो ये तो मैंने यहाँ पे लिख देते हैं, जो आपने रिमूव किया इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, r मालूम है, ठीक है। अब जब रिमूव करने के बाद बचा क्या, रिमूव करने के बाद बचा क्या, ये इतना मास बचा, इतना मास बचा, और इसका सेंटर ऑफ मास हम प्रिज्यूम कर लें कि क्या है, ये r वेक्टर है, इसका सेंटर ऑफ मास का वेक्टर r है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को इस तरह से देखें कि एक बॉडी हमारी ये है, ठीक है, दूसरी बॉडी ये है, और इन दोनों बॉडी को मिला करके फुल बॉडी बन गई m। क्लियर, ये बॉडी है, ये बॉडी फुल फुल बॉडी ये हो गई। तो इनका और इनका सेंटर ऑफ मास अगर निकालोगे तो ये होगा जो नॉर्मल अभी तक हम बाय डेफिनेशन जा रहे थे। तो अगर हम इसमें लिखे बाय डेफिनेशन में, दिस इज वन पार्ट ऑफ बॉडी, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, इन दोनों पार्ट को मिलाकर के फुल बॉडी बना, उसका सेंटर ऑफ मास ही आर एम क्या हो जाएगा, आर कैपिटल एम, आर कैपिटल एम। आर कैपिटल एम क्या होगा, एक बॉडी ये है एक बॉडी ये है, तो वेटेड एवरेज इसका निकालोगे तो m माइनस एम, ये r वेक्टर से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये दूसरी बॉडी स्मॉल m है, दूसरी बॉडी स्मॉल m हो गई, और इसका वेक्टर है आर एम, मैंने निकाला बताया आर एम है, इसका वेक्टर r स्मॉल m है। एंड देन टोटल मास, टोटल मास क्या हुआ,
m माइनस m प्लस m, ये टोटल मास हो गया। हमने उस प्रॉब्लम को इस तरह से कर लिया कि दिस बॉडी प्लस दिस बॉडी ऐड करके ये बॉडी हो रही है, तो फुल बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना हमको बताया गया है, वो अपने सेंटर ऑफ मास ये हो गया। अब इसको जरा हम सॉल्व करें तो क्या होगा, ये माइनस m प्लस m करके तो कट ये हो जाएगा, बैलेंस कट जाएंगे, तो ये बेसिकली बचा क्या, m, इसको मैं इधर ले आया कैपिटल M को, ये हो गया दिस इज इक्वल टू m माइनस m r प्लस m, ये नाउ ये वाला कैविटी वाला पार्ट, जब कैविटी बन गई उसके बाद जो सेंटर ऑफ मास बचेगा, ये बेसिकली हम इसको टारगेट कर रहे हैं। ये वाला पार्ट कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं m माइनस m r वेक्टर इज इक्वल टू m कैपिटल M r कैपिटल M माइनस m r स्मॉल m, और इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू m r m माइनस m r स्मॉल m डिवाइडेड बाई m माइनस m। तो अब जरा इसको विजुलाइज कीजिए, ये क्या है, ये r क्या है मैंने बताया था, r जो है ये कैविटी हटाने के बाद वाला जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास है। तो रिमेनिंग पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है ये वाला, ये कैसे आया, कैपिटल M मींस फुल जो पूरा जो बॉडी थी उसका मास एंड उसका सेंटर ऑफ मास माइनस m कर दिया, एंड जो बॉडी आपने निकाली है उसको माइनस m किया, एंड उस निकाली हुई बॉडी का ये क्या था, निकाली हुई बॉडी का rm था, इसका सेंटर ऑफ मास था, वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास का वेक्टर था, rm का था, इसका सेंटर ऑफ मास का वेक्टर था, नीचे m माइनस m कर दिया। तो इसको देखिए आप m माइनस कर रहे हैं, ये यहाँ पे कैविटी जो बनाई थी इसको हमने माइनस किया है, तो अगर हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट करें कि अगर कोई कैविटी हम निकाल रहे हैं तो उसको अगर हम माइनस मास मान के एग्जैक्टली पहले जो सेंटर ऑफ मास निकालते थे वैसे निकाले तो भी सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग बॉडी का आ जाएगा। फुल बॉडी का उसका सेंटर ऑफ मास, उसका सेंटर ऑफ मास का जो वेक्टर है उससे आपने मल्टीप्लाई किया पोजीशन वेक्टर से, जो पार्ट हटाया उसको माइनस कर दिया, माइनस m कर दिया, एंड उसका जो पोजीशन वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइडेड बाय फुल बॉडी मास माइनस जो मास आपने निकाला है। तो कैविटी को हम निगेटिव मास की तरह से अगर ट्रीट करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ये बोला जाता है निगेटिव मास कॉन्सेप्ट, ये हो गया निगेटिव मास कॉन्सेप्ट। अब निगेटिव मास कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आके देखते हैं कितनी आसानी से लगता है। अब ये क्वेश्चन एक है जिसमें हम कह रहे हैं कि एक डिस्क है, एक ये बड़ी डिस्क है, और इस बड़ी डिस्क का जो रेडियस है वो 4r है। ये रेडियस बेसिकली ये वाली जो पार्ट है ये 4r है, एंड उसमें से जो क्वेश्चन पहले समझिएगा, पूरा डिस्क है उसकी रेडियस 4r है, उसमें से भी छोटी छोटी दो डिस्क की कैविटी निकाल देते हैं, और इनकी जो रेडियस है वो r है, ये भी r है एंड ये भी r है, तो r रेडियस की दो कैविटी हम निकालते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो रिमेनिंग पार्ट बनेगा पूरे डिस्क से, ये दो छोटी छोटी डिस्क आप काट के बाहर निकाल दोगे, तो रिमेनिंग डिस्क जो बनेगी उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो अभी जो हमने बताया उसके अनुसार अगर हम फुल डिस्क की बात करें, अब जो हम ये मानते चलते हैं कि जो डिस्क है वो यूनिफॉर्मली मास से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो मास जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू डिस्क का एरिया, डिस्क का जो भी एरिया होगा मास उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो हम मास को या हम कह सकते हैं कि मास की जो एरिया डेंसिटी है वो क्या है, पहले प्रिज्यूम कर लेते हैं। मास
पर यूनिट एरिया ये सपोज कीजिए लैम्डा है, ठीक है। तो अब ये बड़ा डिस्क को हम लिख लेते हैं ए, बड़ा डिस्क को ए लिख लेते हैं, ये डिस्क को हम बी लिखेंगे, ये डिस्क को हम सी लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं। ए डिस्क के लिए जो डिस्क ए है, डिस्क ए का, डिस्क ए इज फुल डिस्क, डिस्क ए का मास कितना हो जाएगा, डिस्क ए का मास हो गया पूरा इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाई एरिया डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी। तो इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये लैम्डा से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये तो इसका मास हो गया ए का। एंड इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, हम मान के चल रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, ये 2 डायमेंशनल में ही है तो हमें केवल आई और जे कंपोनेंट कंसीडर करने पड़ेंगे। इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ये हो जाएगा ये 0i प्लस 0j, ठीक है। हम वेक्टर फॉर्म में ही कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं और वेक्टर फॉर्म में करते हैं। फिर जो डिस्क बी काटी गई, डिस्क बी काटी गई, ये वाली डिस्क काटी गई। अब देखिए इसका मास कितना हो जाएगा, mb, ये लैम्डा हो गया, मास हो जाएगा, इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, ये मास हो गया। एंड इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस ये जो डिस्क काटी है इसका आपको बाय सिमेट्री पता है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे रहा होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पे। तो इसका इस ज्योमेट्रिक सेंटर की क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 4r है, 4r में से ये माइनस r हो जाएगी। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा 3r0। इसी तरह यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 3r, क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 3r जाएगा। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया 3ri प्लस j इंटू 0, y पार्ट 0 है। अब डिस्क सी के बारे में ये लिखे, डिस्क सी का भी मास कितना हो गया लैम्डा पाई आर स्क्वायर, एंड इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया डिस्क सी का, इसमें x कंपोनेंट है नहीं, y कंपोनेंट है, इसको क्या लिखोगे 0 इंटू आई प्लस 3r j। अब सारे सेंटर ऑफ मास पता है, सारे का हमने उनके पोजीशन वेक्टर निकालिए। अब जो ये दो डिस्क हमने माइनस कर दी कैपिटल है, रिमेनिंग जो पोर्शन बॉडी का बचा उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, इन दोनों का, इनको हम निगेटिव मास मान के जो भी मैंने आपको बताया था। अब अगर वैसा करते हैं तो देखिए, सो फाइनल सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, जो निकालना है सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पोर्शन का। तो अब फुल बॉडी का मास आपने ये लिख लिया लैम्डा पाई 4r स्क्वायर, इसके पोजीशन वेक्टर 0 0 है, तो आपने इसको ये लिख लिया 0i प्लस 0j, हो गया। अब जो बाकी ये पोर्शन माइनस किए गए तो इसको निगेटिव मास से लिखेंगे, इसका मास लैम्डा पाई आर स्क्वायर माइनस लैम्डा पाई आर स्क्वायर लिख लिया। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है 3ri, तो मल्टीप्लाइड बाई 3ri हो गया। ये इसको भी निगेटिव मास कंसीडर करेंगे, ये निगेटिव मास हो गया लैम्डा पाई आर स्क्वायर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आई वाला पार्ट 0 है तो 3rj हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 3rj, ये तो हो गया डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में टोटल मास इज लैम्डा पाई 4r स्क्वायर
माइनस लैम्डा पाई आर स्क्वायर माइनस लैम्डा पाई आर स्क्वायर, वो निगेटिव मास करके हमने माइनस कर दिया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या आता है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो लैम्डा पाई ऊपर नीचे सबसे हट जाएगा, केवल आर स्क्वायर वाला पार्ट बचेगा। ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो है, तो ये तो पूरे जीरो हो गया। इधर क्या बचा देखिए आप, इधर बचा -3 आर क्यूब आई -3 आर क्यूब जे डिवाइडेड बाई लैम्डा पाई मैंने सब हटा दिया, ऊपर से कॉमन है। ये हो जा 16 आर स्क्वायर, 16 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर तो 14 आर स्क्वायर नीचे बचा, 14 आर स्क्वायर। दिस वुड बी ये -3 आर अपॉन 14 आई -3 आर 14 जे। तो ये आपके रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास आ गया। रिमेनिंग पोर्शन क्या हुआ, ये वाला। तो ये पूरा डिस्क था, उसमें से 2 डिस्क हमने माइनस की, तो जो बचा हुआ पोर्शन बचा उसका सेंटर ऑफ मास ये आ गया। ये सेंटर ऑफ मास देखिए किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अब आई भी माइनस है, जे भी माइनस है, इसका मतलब इस थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं रिमेनिंग पोर्शन का। तो इस तरह से निगेटिव मास कंसेप्ट को यूज करके आप इस तरह की प्रॉब्लम लगा सकते हैं जहाँ पे कैविटी बनाई गई हो, और उससे बड़ा आसान हो जाता है। और भी क्वेश्चन आप लोग लगाइए, हम भी कुछ नया क्वेश्चन लेके बाद में आएंगे। थैंक यू।